सभी को राम राम और जय श्री कृष्ण। तो थंबनेल पे तो आपने देखा ही होगा कि क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले हमने ना काफ़ी सीरीज को लेकर के आया है और बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो जा करके अगर कोई बच्चे नए होंगे तो प्लेलिस्ट में जाइएगा और देखिएगा, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा और फास्ट रिवीजन आपको हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। क्या बोला गया कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। अब पहले तो हमको आपको ये बताइएगा कि इलाहाबाद के अभिलेख जो है ये कौन से राजा से संबंधित है। तो जो इलाहाबाद के जो अभिलेख है ये समुद्रगुप्त से संबंधित है। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से संबंधित है। तो इलाहाबाद प्रशस्ति के जो इसके रचयिता कौन है? जो इलाहाबाद अभिलेख के जो कोई ना कोई तो रचयिता होंगे। तो इसके दरबार में एक कवि रहते थे। कौन? तो समुद्रगुप्त के एक कवि थे, दरबारी कवि। उनका नाम क्या था? तो हरिसेन। तो ये भी कभी कभी पूछा जाता है कि हरिसेन किसके दरबारी कवि थे। तो हरिसेन जो दरबारी कवि थे किसके? ये समुद्रगुप्त के थे। अब हम आपको समुद्रगुप्त के बारे में थोड़ी सी झलक दिखा देते हैं, क्योंकि झलक तो देखने में तो अच्छा लगता है नहीं। अब चलिए झलक देखते हैं। ये समुद्रगुप्त जो था ये चंद्रगुप्त प्रथम जब बना था शासक, तो चंद्रगुप्त प्रथम कब बना था? 319 ईस्वी में। और इसी उपलक्ष्य में क्या चलाया गया था? तो गुप्त संवत चलाया गया था। और चंद्रगुप्त के बाद जो इसका बेटा है ये कौन बनता है? समुद्रगुप्त। ठीक है, ये समुद्रगुप्त क्या होता है कि ये चंद्रगुप्त के बाद राजा बनता है। और ये चंद्रगुप्त नहीं, समुद्रगुप्त जो है, अब ये समुद्रगुप्त जो है ये किसका बेटा है? चंद्रगुप्त का क्या है? बेटा है। और चंद्रगुप्त जो विवाह किया था, ये चंद्रगुप्त प्रथम किससे विवाह किया था? तो लिच्छवी की एक राजकुमारी थी। तो लिच्छवी की राजकुमारी कौन थी? तो कुमार देवी। अब ये कुमार देवी से विवाह किया था तो समुद्रगुप्त का ननिहाल कहाँ हो गया? लिच्छवी हो गया। तो ये समुद्रगुप्त को लिच्छवी का दौहित्र कहा जाना कोई अच्छा बात है कि नहीं? तो कहे कि कहा भी जा सकता है, क्योंकि यहाँ तो इसका ननिहाल हो गया। तो अब से ये पूछा जाएगा कि लिच्छवी के दौहित्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो यही समुद्रगुप्त को भी जाना जाता है। अब बात करते हैं, इसको सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त जो था ये समुद्रगुप्त ने उपाधि धारण किया था, तो परम भागवत की उपाधि जो धारण किया था ये कौन किया था? तो ये समुद्रगुप्त ने किया था। फिर एक ठो और जो उपाधि धारण किया था, पराक्रमांक। तो पराक्रमांक की उपाधि किसने धारण किया था? तो यही समुद्रगुप्त ने धारण किया था। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चर्चा करते हैं कि ये समुद्रगुप्त जो है, ये समुद्रगुप्त जो है जो अपने क्षेत्र को 5 समूहों में बांटा, किस तरीके से जीता था, उस क्षेत्र को कितने समूह में बांटता है? 5 समूहों में बांटता है। बात करते हैं ये पहले समूह को कैसे जीतता है, जो कहाँ-कहाँ जीतता है सो। अब ये हमने इंडिया का एक रफ मैप लिया, ठीक है। अब यहाँ से गंगा नदी निकलती है और ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब यहाँ से फिर एक ठो और ये कौन सी नदी आती है? यमुना नदी। तो गंगा और यमुना के दोआब को ये प्रथम बार में क्या कर लेता है? जीत लेता है। यानी इस गंगा यमुना के क्षेत्र में जितने भी जो राजा थे उसको क्या कर देता है? ये हरा देता है कि तुम हटो। ठीक है, कौन? समुद्रगुप्त। तो यानी पहली बार में गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र को जीत लेता है। दूसरी बार में क्या होता है कि दूसरी बार में ये पूर्वी क्षेत्र, जिसमें पूर्वी क्षेत्र में क्या क्या हो जाएगा? असम हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? बंगाल हो गया, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा? इधर का ये इस पूर्वी हिस्सा वाला नेपाल। ये दूसरे क्षेत्र में क्या, दूसरी बार में क्या करता है? ये पूर्वी क्षेत्र को क्या कर लेता है? जीत लेता है। और पहली बार में गंगा यमुना के दोआब को जीतता है। तीसरी बार की अगर हम बात करते हैं तो ये तीसरी बार में ये आटविक जो यहाँ ये मध्य प्रदेश इस सब का जो क्षेत्र है ना, ये जंगल, आटविक मतलब होता है जंगली क्षेत्र। तो उस क्षेत्र के जो राजा थे उस क्षेत्र के राजा को भी हरा देता है। यानी तीसरी बार में किसको जीतता है? ये आटविक क्षेत्र को जीत लेता है। चौथी बार की बात करते हैं तो चौथी बार में ये दक्षिण को जीत लेता है। ये दक्षिण को, ठीक है, दक्षिण को जीत लेता है। और दक्षिण को जीतने के बाद में यहाँ किसका? ये पल्लव है, ठीक है। और पल्लव से कहता है कि का हमको गुरु मानोगे? कौन? ये समुद्रगुप्त। तो कि जी हुजूर, हम आपको गुरु मानेंगे, हमको छोड़ दीजिए। तब क्या करता है कि ये सब जीतता है और फिर उसके बाद में दक्षिण में अधिकतर लगभग 12 राजा को जीतता है और सबको क्या कर देता है? छोड़ देता है। किसके शर्त पर? कि हमको तुम जी हुजूरी करोगे? तो कि हाँ, हम करेंगे जी हुजूरी। फिर उसके बाद में ये क्या कर देता है? छोड़ देता है उसको। तो 21 चौथी बार में क्या करता है? ये दक्कन को जीत लेता है। अब आता है पांचवी बार। तो पांचवी बार में क्या होता है कि अफगानिस्तान और उसके जो पूर्वी पाकिस्तान की बात करते हैं, ये इस टाइप में
जो अफगानिस्तान के सटे हुए जो ऊपर में जो और है क्षेत्र बचे हुए हैं, ठीक है, तो उस क्षेत्र में क्या करता है कि उस क्षेत्र में ये क्या करता है कि शक शक को क्या कर देता है, और कुषाण को जो जो राजा बचे हुए थे उसको ये क्या कर देता है, हरा देता है, ठीक है। और तब समझ गए कि अपने जो क्षेत्र को ये कितने बार में जीत लेता है, यानी 5 बार में उतना बड़ा क्षेत्र को ये कब्जा कर लेता है। समुद्रगुप्त जो है ये कभी भी नहीं हारा था, जितना भी ये युद्ध किया, इतना राजा को हमने बताया कि इतना जो युद्ध किया, इस क्षेत्र को ऐसे ऐसे जीता। जब इस क्षेत्र को जीता होगा तो आप सोच ही सकते हैं कि कितने राजा से ये भिड़ा होगा, और एक भी बार नहीं हारा था। तो इसीलिए एक व्यक्ति है बीएस स्मिथ, कौन है, तो बीएस स्मिथ। ये बीएस स्मिथ कहते हैं क्या कि समुद्रगुप्त जो है ये भारत का नेपोलियन है, ठीक है। ये भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है, समुद्रगुप्त को, ठीक है। अब देखिएगा इसकी पराकाष्ठा तो काफी चरम पर पहुंच चुकी थी, यानी इतना बड़ा राजा कोई से हार नहीं रहा है। और नीचे में कौन है, श्रीलंका, श्रीलंका है। तो श्रीलंका का एक राजा था मेघवर्मन, कौन था, तो मेघवर्मन। मेघवर्मन क्या कहता है कि ए समुद्रगुप्त को कि ए सुनिए ना, हमको बोध गया में एगो मंदिर अथी बौद्ध स्तूप बनवाना है, ठीक है, बौद्ध मठ बनवाना है, हम बनवाए, तो यहाँ बनवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन राजा था मेघवर्मन के समय, कौन राजा था जिसने बोध गया में एक बौद्ध मठ बनाने के लिए अनुमति मांगा था। तो कौन अनुमति मांगा, कौन था, मेघवर्मन। दिया कौन था, समुद्रगुप्त। कहाँ में, बोध गया में। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलिए हमने यहाँ तक तो देख लिया अच्छा से। अब बात करते हैं, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमें दिया गया है उसकी बात करते हैं। हमें कहा गया है कि इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की 21वीं पंक्ति में आर्यावर्त के कितने शासकों का जिक्र किया गया है। तो जो आर्यावर्त के शासक की बात करते हैं तो ये इलाहाबाद के जो अभिलेख है, इलाहाबाद के अभिलेख, तो इलाहाबाद के अभिलेख में 9 गो जो शासक है उसकी क्या किया गया है, जिक्र किया गया है, ठीक है। हमने सबको अच्छा सा तरीके से देख लिया। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि किसने तर्क दिया है कि गुप्त और उत्तरोत्तर गुप्त काल में धन अर्थव्यवस्था में पतन दिखता है। यानी इस किसका मत है कि ये गुप्त काल और उत्तरोत्तर गुप्त काल में है, धन अर्थव्यवस्था में यानी गिरावट देखा जाता है। तो एक व्यक्ति है, ये कौन व्यक्ति है, तो ये व्यक्ति है आर एस शर्मा। ये आर एस शर्मा ने ही ये कहा था। तो ये तो खैर याद करने वाला है, तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगले पे चलते हैं। आगे क्या हमें बोला गया है कि भूमि अनुदान किन्हें दिए गए थे जो शाही दरबार से जुड़े थे। अब देखिएगा भूमि अनुदान की बात करते हैं तो सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले भूमि अनुदान देने की प्रथा किसने स्टार्ट किया था, तो ये सातवाहन ने स्टार्ट किया था। ये सातवाहन ने सबसे पहले ब्राह्मणों को क्या दिया था, भूमि दिया था। किसको, ब्राह्मणों को। और ब्राह्मणों को भूमि दिया था। अब हमें ये जानना है कि सातवाहन के बारे में थोड़ी सी झलक देख लेते तो ज्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो चलिए हम झलक दिखाते हैं, ठीक है ना। जब तक झलक दिखलाएगा नहीं तब तक पता कैसे चलेगा। सातवाहन की अगर हम बात करते हैं तो सातवाहन के संस्थापक कौन है, तो सातवाहन के संस्थापक है सिमुक, ठीक है। अब ये सिमुक संस्थापक है। तो आप पूछिएगा कि इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो इसकी राजधानी कहाँ थी, प्रतिष्ठान। अब ये बताइएगा आप हमको कि ये सातवाहन किसको हरा करके यानी किसको लपेट करके ये गद्दी पर बैठा था। तो सातवाहन जो था ये कण्व को क्या कर दिया था, कण्व वंश जो था उसको हरा दिया था, यानी कण्व वंश को नाश कर दिया था। फिर उसके बाद सातवाहन अपना वंश स्टार्ट किया था, ठीक है। इसको जानते हैं, इसको पुराणों में क्या कहा जाता है, पुराणों में इसे आंध्र भी कहा जाता है। पुराणों में इसे क्या कहा जाता है, आंध्र, ठीक है। लेकिन सातवाहन अभिलेख में इसे आंध्र नहीं मिलता है, ठीक है। अब देखिएगा हमें जो बात करना है कि अब ये तो हमने देख लिया, ठीक है। तो अब हम क्वेश्चन पे चल जाते हैं। तो इसका क्वेश्चन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा, सातवाहन के बारे में अगर और कुछ जानना चाहते हैं तो चलिए बताइए, चलते हैं। देखिएगा सातवाहन के एक ठो राजा है, सातवाहन का ही एक ठो राजा है। तो वो राजा कौन है, हाल, ठीक है। अब ये राजा हाल है तो इनके दरबार में एक कवि रहते थे। तो कभी कभी पूछ देगा कि हाँ ये फलना कवि किनके दरबार में रहते थे, ठीक है। तो ये इनके कवि कौन थे, तो एक थे गुणाढ्याय, गुणाढ्याय, ठीक है। ये गुणाढ्याय थे। और एक थे कौन, सर्ववर्मन, ठीक है, सर्ववर्मन, ठीक है, सर्ववर्मन हमने लिख दिया।
ये हाल जो थे ना, ये हाल एक ग्रंथ लिखे थे, अपनी प्रेम कहानियों का एक ग्रंथ लिखे थे, ठीक है। और वो कौन सी भाषा में लिखे थे ये पूछा जाता है, तो ये जो भाषा में लिखे थे ये प्राकृतिक भाषा में लिखे थे। कौन से भाषा में लिखे थे? हाल जो लिखे थे कौन सी भाषा में? तो प्राकृतिक भाषा में। तो कौन से ग्रंथ लिखे थे भाई साहेब? तो गाथा सप्तशती, ठीक है, गाथा सप्तशती। तो गाथा सप्तशती के लेखक कौन है? तो आप कहिएगा कि यही हाल है। ये कौन से भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृतिक भाषा में लिखा गया था। बात करते हैं कि ये गुणाढ्य है, ये गुणाढ्य क्या थे? ये दरबारी कवि थे, जो किसके दरबार में रहते थे? यही हाल के दरबार में रहते थे, ठीक है। गुणाढ्य जो है ये बृहत कथा कोश सब सुने हैं, बृहत कथा कोश। तो बृहत कथा कोश के लेखक कौन है? तो बृहत कथा कोश के लेखक हैं गुणाढ्य। बात करते हैं कि अब सरवर्मन, ये सरवर्मन एक व्याकरण है, संस्कृत का व्याकरण है, ठीक है ना। का तंत्र, का तंत्र के लेखक कौन है? तो ये सरवर्मन। ये क्या है? तो संस्कृत का व्याकरण है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं कि इसकी भाषा को तो हमने देखा कि इसकी भाषा, अब बात करते हैं सातवाहन की भाषा की बात कर लेते हैं। सातवाहन की अगर भाषा की बात करते हैं तो इसकी भाषा क्या थी? तो इसकी भाषा थी प्राकृतिक। कौन सी भाषा थी? प्राकृतिक थी, ठीक है। इसके इस जो सातवाहन जो था, ये सातवाहन में 3 तरह के सिक्के चलते थे। पोताका, अब याद करने का एक ट्रिक है, पोताका, पोटीन, तांबा और कांसा का। किसका किसका? पोटीन था, फिर तांबा का और कांसा का क्या करता था? इस 3 तरह के ये सिक्के चलते थे, ठीक है। अगर बात करते हैं इनकी समाज की, तो इनका समाज क्या था? तो इनका समाज पितृसत्तात्मक था। कैसे हम लोग का आज समाज पितृसत्तात्मक है? जैसे में कन्या के विवाह होती है और पुरुष के विवाह होते हैं, तो वो क्या कन्या जो होती है पुरुष के घर जाती है और पुरुष के घर ही रहती है, ठीक है। तो ये पितृसत्तात्मक का एक लक्षण है, ठीक है। और पिता को समाज में एक दर्जा दिया जाता है पितृसत्तात्मक में, माता को उच्च दर्जा नहीं दिया जाता है, क्योंकि पिता से ही वंश बढ़ते, वंश चलते हैं। इस हम लोग का समाज जिस तरह से गढ़ा है उसी हिसाब से पितृसत्तात्मक को हम लोग बता रहे हैं, ठीक है। अब देखिएगा अब क्या बोला गया है। तो ये हमने यहाँ तक तो चर्चा कर लिया। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बात यहाँ पे बोला गया है कि महात्मा बुद्ध द्वारा अपना प्रथम प्रवचन, जिसने धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है, कहाँ दिया था? तो देखिएगा धर्म चक्र प्रवर्तन की घटना क्या थी? तो प्रथम उपदेश, यानी गौतम बुद्ध द्वारा प्रथम उपदेश देना ही क्या कहलाता है? तो धर्म चक्र प्रवर्तन। तो प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो कहिएगा कि सारनाथ में दिए थे। ये सारनाथ में प्रथम उपदेश दिए थे और इस घटना को क्या बोला जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम ऑप्शन पे चल लेते हैं। ऑप्शन में क्या बोला गया है कि ये सारनाथ, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर तो सारनाथ हो जाएगा। बात करते हैं ये वाराणसी, ये पार्श्वनाथ, ये पार्श्वनाथ कैमे तीर्थंकर थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यही वाराणसी में जन्म हुआ था, ठीक है। बात करते हैं ये बोध गया, तो बोध गया क्या था? तो बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, ठीक है। ये सांची में बौद्ध धर्म का क्या है? स्तूप है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ था? तो अभी हमने देखा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बोध गया में। आगे चले, अगले पे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक की गद्दी के लिए उसके पुत्र ने हत्या कर दिया था? तो एक ये हर्यक वंश था। हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो बिंबिसार है। और इसके बेटा कौन था? तो अजाद शत्रु। अब ये अजाद क्या किया था कि अपने पिता को क्या कर दिया था? मार दिया था। किसके लिए? गद्दी प्राप्त करने के लिए। तो किसको मार दिया था? तो यही बिंबिसार के। बिंदुसार नहीं, ध्यान रखिएगा कि बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है। बढ़े आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अपने महापरिनिर्वाण से पहले बुद्ध ने अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? अब देखिएगा, सबसे पहले आप बताइए कि ये भगवान बुद्ध जो थे, इनका महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो कहिए कि कुशीनगर, ठीक है। ये कुशीनगर में क्या हुआ था कि इनका मृत्यु हो गया था। तो कब? तो 483 ईसा पूर्व में इनका मृत्यु हो गया। और इस घटना को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया, ठीक है। तो एक बिहार में ही एक स्थान है, उस स्थान का नाम क्या है? वैशाली। ये वैशाली में उपदेश दे रहे थे और उनको अगला जो प्रोग्राम था, यानी आगे जो जाना था, वो कुशीनगर जाना था। और ये वैशाली में ही कह दिए थे कि यहाँ कुशीनगर जाते जाते हम क्या कर चुकेंगे? महापरिनिर्वाण हो जाएंगे, यानी हमारी मृत्यु हो जाएगी। यानी पहले ही ये बता दिए थे, ठीक है, यानी भविष्यवाणी कर दिए थे। और हुआ वैसे ही,
ये कुशीनगर जाते हैं और कुशीनगर में इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो प्रथम उपदेश कहाँ देते हैं, तो कुशीनगर। तो प्रथम उपदेश कहाँ, सॉरी प्रथम कर अंतिम उपदेश कहाँ दिए, तो ये वैशाली में देते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं ये ऑप्शन पे कि ऑप्शन में क्या क्या बोला गया है। तो लुम्बिनी की बात करते हैं, तो लुम्बिनी में इनका क्या हुआ था, तो जन्म हुआ था। ठीक है, सारनाथ में क्या हुआ था, तो प्रथम उपदेश दिए थे। कुशीनगर में क्या हुआ था कि इनका मृत्यु हो गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध का नाम क्या था। अब देखिएगा, कई बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। गौतम बुद्ध का बचपन के नाम अगर बात बोलते हैं, तो ये इनके बचपन का नाम क्या था, तो इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, और महावीर में कंफ्यूज करते हैं। ठीक है, तो अब महावीर के बचपन के नाम बात बोलते हैं, तो महावीर के बचपन के नाम क्या था, तो सब लिखते ही चलते हैं। ठीक है, तो इससे आपको ज्यादा अच्छा हो जाएगा, महसूस होगा। इनका बचपन के नाम बात बोलते हैं, तो इनका नाम क्या था, तो वर्धमान था। बचपन के सॉरी, महावीर के बचपन का नाम क्या था, तो वर्धमान था। कंफ्यूज कहाँ पे करते हैं कि इनके पिता का नाम क्या था, इनके पिता का नाम क्या था। तो इन किनके पिता का नाम, गौतम बुद्ध के पिता का नाम, तो गौतम बुद्ध के पिता का नाम क्या था, सुदोधन था। ठीक है, गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुदोधन था। और बात करते हैं ये महावीर के पिता का नाम, तो महावीर के पिता का नाम क्या था, तो महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। अब समझ में आ गया। ठीक है, अब तो कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। अब एक चीज में और कंफ्यूज करते हैं कि इनकी पत्नी का नाम, इनकी पत्नी का नाम। तो गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम अगर बात बोलते हैं, तो इनके पत्नी का नाम क्या था, यशोधरा था। क्या था, यशोधरा था। ठीक है, अगर बात करते हैं महावीर की पत्नी का नाम, तो महावीर की पत्नी का नाम क्या था, तो यशोदा था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एग्जाम में पूछते हैं ना, तो बहुत से लड़के नहीं बना पाते हैं। यशोदा और यशोधरा में कंफ्यूज कर जाते हैं। ठीक है, अगर बात करते हैं ये महावीर की माता का नाम, तो महावीर की माता का नाम क्या था, तो महावीर की माता का नाम त्रिशला था। ठीक है, जो लिच्छवी शासक चेटक था उसकी ये बहन थी। कौन, त्रिशला। और इनकी माता का नाम बात करते हैं, महावीर ये गौतम बुद्ध के माता का नाम तो महामाया था, महामाया था। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है। तो हम बताते चलते हैं कि नव नालंदा महाविहार की स्थापना कब होता है, तो 1951 में होता है। ठीक है, तो क्यों हुआ था, तो बौद्ध और पाली धर्म के अध्ययन के लिए, बौद्ध और पाली की किसके लिए, अध्ययन के लिए क्या हुआ था कि नव नालंदा महाविहार का स्थापना किया गया था। तो अब देखिए ऑप्शन में क्या है, तो ऑप्शन में हमारे सामने हो जाएंगे 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले पे। आगे क्या बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु, तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन होंगे, तो यही चाणक्य, विष्णुगुप्त जिसको कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वात्स्यायन की बात करते हैं, तो ये वात्स्यायन जो थे ये काम सूत्र के रचयिता है। ठीक है, काम सूत्र, काम सूत्र किसमें, काम सूत्र के रचयिता कौन है, तो यही वात्स्यायन है। काम सूत्र में क्या लिखा गया है, जैसे में पति पत्नी की जो संसारिक जीवन होती है ना, वो ये काम सूत्र में लिखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी थी। तो जो देखिएगा अशोक के शिलालेख की बात करते हैं, तो अशोक के शिलालेख कितने को शिलालेख थे, तो 14 को बृहद शिलालेख थे, जो कितने जगह से मिले हैं, तो कहिएगा कि 8 जगह से मिले हैं। तो 8 जगह में से 6 जगह तो इंडिया में है, लेकिन 2 जगह जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो वो 2 जगह कौन कौन है, एक है शाहबाज गढ़ी और एक है मानसेहरा। ठीक है, अब ये शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा में जो लिखा गया है, यहाँ पे खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। कौन सी लिपि में लिखा गया है, खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। और बाकी ये जो 6 जगह लिखे गए हैं, ये 6 जगह कौन सी लिपि में लिखे गए हैं, ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए हैं। लेकिन अगर भाषा की बात बोलते हैं, तो भाषा कौन सा था, तो ये भाषा था क्या, तो भाषा था प्राकृतिक। क्या था, प्राकृतिक। अगर बात करते हैं इधर की, यानी ये शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा में, तो यहाँ भाषा क्या था, तो अरमाइक। ठीक है, लेकिन अब हम देखिए क्वेश्चन आपके सामने साफ झलक गए होंगे कि सबसे ज्यादा जो अभिलेख किस भाषा में मिले हैं, तो कहिए कि प्राकृतिक भाषा में मिला है। कौन सी लिपि में, तो ब्राह्मणी लिपि में लिखा गया है। ठीक है, और ये 2 गो जो है, ये शाहबाज गढ़ी और मानसेहरा में कौन सी लिपि में लिखा गया है, तो कहिए खरोष्ठी लिपि में लिखा गया है। कौन सी भाषा में, अरमाइक भाषा में मिला है।
ठीक है, तो अब चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, क्या बोला गया है। सो पाली, क्या पाली था जी? गलत, प्राकृतिक था। संस्कृत तो होगा नहीं, हिंदी नहीं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है कि हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय के प्रमाण मिले हैं? जलाशय मतलब समझते हैं, आप छठ करने जाते हैं तो कहीं कहीं तालाब देखे हैं, उसी तरह के एक उसी के आकृति का एक बना हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे नहाने का क्या था? साधन था, और यहाँ पे चेम्बर लगा हुआ रहता था, और इसमें आप जा करके क्या कर सकते हैं? कपड़ा बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिला था? तो ये मिला था मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिला था? मोहनजोदड़ो से मिला था, ठीक है। अब देखिएगा, धौलावीरा की बात करते हैं, तो ये धौलावीरा में जल के उन्नत प्रबंधन की बात करते हैं, तो जल के उन्नत प्रबंधन कहाँ से मिले हैं? तो ये जल के उन्नत प्रबंधन जो मिले हैं ये धौलावीरा से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? जल के उन्नत प्रबंधन धौलावीरा से। हड़प्पा से बात करते हैं, तो ये हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी? मातृ देवी की मूर्ति मिली है, ठीक है। अगर बात करते हैं लोथल, तो लोथल में क्या है? तो लोथल में वही क्या है? गोदीबाड़ा। गोदीबाड़ा मतलब समझते हैं, बंदरगाह जिसको बोला जाता है। कहाँ पड़ता है ये लोथल? तो ये लोथल पड़ता है कहाँ? तो ये पड़ता है गुजरात में, ठीक है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? तो ये पाकिस्तान में पड़ता है। धौलावीरा कहाँ पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। हड़प्पा कहाँ पड़ता है? तो ये भी पाकिस्तान में। और लोथल तो गुजरात में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि मौर्यों के अंतर्गत बौद्धिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता करता था? अब देखिएगा, अगर बात करते हैं कि जब हम पढ़ते हैं मौर्य के बारे में, तो मौर्य में क्या था कि मौर्य कहाँ तक शासन किया था वो देख लेते हैं। ये पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान का कुछ क्षेत्र, इधर नेपाल, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार का कुछ क्षेत्र, इतना बड़ा क्षेत्र पर क्या किया था? शासन कर रहा था। इससे पहले इतने बड़े क्षेत्र पर किसी राजा ने शासन नहीं किया था, ठीक है। किसी राजा ने शासन नहीं किया था। तो अब हमको पूछा क्या गया है कि मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में कौन सहायता था? अब इतने बड़े जब क्षेत्र पर शासन करते थे, तब व्यापार वाणिज्य में भी क्या हुआ कि सुगमता, जैसे में क्या होता है, लोग व्यापार वाणिज्य आसानी से, क्योंकि इनके शासन काल में ज्यादातर दिक्कत नहीं होता था, ठीक है। लोग व्यापार वाणिज्य आराम से भी करने लग गए, वृद्धि हुआ। फिर बौद्ध धर्म में, जो आपको पता होगा कि बौद्ध धर्म में क्या हुआ था कि जो धर्म के प्रचार के लिए देश विदेश से अशोक भेजा करता था, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या था? व्यापारी तो होने लगा था। और फिर प्रशासक तो आपको पता ही है कि वहां के प्रशासक इतने जो सुदृढ़ थे कि इसके प्रशासक आज भारत सरकार भी अपनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ जो कैसे शासन होता था, जो आज भारत सरकार भी अपनाए हुए है, समझ जाइएगा कि इतना एकदम मस्त था, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन पे चलते हैं, क्या बोला गया है। सो तो क्या बोला गया है कि कौन सहायता करता था? तो प्रशासक। तो हाँ, इतने बड़े क्षेत्र को संभालने के लिए प्रशासक भी तो काफी ज्यादा जरूरी है ना, तो ये भी होगा। व्यापारी, हाँ, बिना व्यापार का कैसे चलेगा? कोई भी राज्य बिना व्यापार का कैसे चलेगा? पैसा कौड़ी कहाँ से आएगा? दो भी सही है। बौद्ध साधु, क्या बौद्ध साधु भी तो क्या करते थे कि दूसरे दूसरे राज्य में जाते थे और बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। तो अब कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगले पे चलते हैं। क्या बोला गया है कि आर्यों का मूल निवास कहाँ है? देखिएगा, अब आर्य की बात करते हैं, तो ये आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ या कुलीन होता है। श्रेष्ठ या कुलीन होता है। ऐसा कहा जाता है कि आर्यों ने क्या किया था कि आर्यों ने ये किसको, ये जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे उसको मार दिया था, ठीक है। और ऐसा कहावत है, कई इतिहासकार कई बात बोलते हैं, हम तो थे नहीं, तो हम तो देखने वाले हैं। बोलते हैं कि ये आर्य लोग ने ही हड़प्पा को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। लेकिन कई इतिहासकार बोलते हैं कि नहीं, हड़प्पा काल में क्या होगा, बहुत ज्यादा सूखा हुआ और फिर उस सभ्यता ही खत्म हो गया। फिर इतिहासकार बोलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में बाढ़ आया और उस सब सभ्यता क्या हो गया? डूब गया। बड़ी इतिहासकार बड़ी तरह के बातें बोलते हैं, ठीक है। तो हमें वो सब चीज में नहीं पढ़ना, ऐसे एग्जाम में भी नहीं पूछे जाते हैं। तो ये पूछा गया है कि ये कहाँ के निवासी थे? तो देखिएगा, कई इतिहासकार कई सारे मत देते हैं, लेकिन सर्वाधिक मत जो है ये मैक्स मूलर का है। किनका है? मैक्स मूलर का। ये मैक्स मूलर क्या कहते हैं कि ये आर्य जो थे ये मध्य एशिया के निवासी थे। किसका निवासी थे? तो मध्य एशिया। और सबसे ज्यादा इन्हीं का मत सत्यापित होता है, माना जाता है। तो अब कौन सा ऑप्शन है? तो एशिया माइनर, देखिए ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं।
आगे क्या बोला गया है कि उत्तर वैदिक काल में इंद्र का स्थान किस देवता को मिला। अब देखिएगा, ये इंद्र जो थे, ये सबसे प्रमुख देवता थे। प्रमुख देवता थे कोची में, ये आर्यों के सबसे प्रमुख देवता थे, यानी ऋग्वेद में। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल जब आती है, तो उत्तर वैदिक काल में ये इंद्र के स्थान जो ले लेते हैं, वो ले लेते हैं प्रजापति। कौन ले लेते हैं? प्रजापति। अब जो इंद्र जो हैं उतने प्रमुख देवता नहीं रह जाते हैं उत्तर वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में रहते हैं, लेकिन उत्तर वैदिक काल में क्या होते हैं कि जो इंद्र जो हैं वो उतने महत्वपूर्ण देवता नहीं रह जाते हैं। उनके स्थान कौन ग्रहण कर लेते हैं? तो प्रजापति ग्रहण कर लेते हैं। तो मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या बोला गया है कि चोल शासक में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को कहा जाता था। देखिएगा, चोल शासक की बात करते हैं, तो चोल शासक की बात करते हैं, तो आप बताइए कि चोल वंश, ये चोल वंश का स्थापना किसने किया था? तो ये चोल वंश का स्थापना किया था विजयालय। ठीक है, विजयालय ने किया था। चोल कहाँ था वो हम आपको मैप में थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये इंडिया है और यहीं पे क्या था, चोल अपना शासन करता था। ठीक है, यहीं पे चोल क्या करता था? शासन करता था। हमें पूछा गया है, जो देखिएगा, काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? जो ब्राह्मण को जो भूमि दिया जाता था, भूमि देने की प्रथा किसने आरंभ कर दिया था? कौन? तो आरंभ कर दिया था सातवाहन ने ही आरंभ कर दिया था। तो अब हमें पूछा जाता है कि जो चोल में भी तो दिया जा रहा था, तो चोल में जो भूमि को दिया जाता था ब्राह्मणों को, उसे क्या बोला जाता था? तो उसे बोला जाता था ब्रह्मदेव। क्या बोला जाता था? ब्रह्मदेव। शाला भोग की अगर बात करते हैं, तो ये शाला भोग क्या था? तो ये शाला भोग में जैसे में विद्यालय के लिए जो भूमि दिया जाता था ना, विद्यालय के रख रखाव, विद्यालय के लिए, विद्यालय बनाओ, स्कूल शिक्षा ग्रहण करने के लिए, ये सब जो भूमि दिया जाता था उसे क्या बोला जाता था? शाला भोग। ठीक है, तो वो बाकी तो बहुत सारे भूमि दिए जाते थे, सब नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट होते हैं वही पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो धर्म चक्र परिवर्तन का अर्थ क्या होता है कि गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये कि प्रथम उपदेश दिया था यही सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ में गए थे, कहे, और सारनाथ में क्या हुआ था ना कि जैसे में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोधगया में हुआ था। और बोधगया में ज्ञान प्राप्त होने के बाद 7 सप्ताह तक वहीं पे रहे थे, वही वृक्ष के नीचे रहे थे। अब आजकल के तो ज्ञान की प्राप्ति हुआ नहीं कि एकदम छरमत्तू की तरह वहां से निकलता, लेकिन वो ज्ञान प्राप्ति के बाद 7 सप्ताह तक वही रहते हैं, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, वहां से जाते हैं कहाँ? सारनाथ। अब ये सारनाथ में 5 गो चेला को क्या कर देते हैं? उसको ज्ञान देते हैं, उपदेश देते हैं, और यह घटना क्या कहलाता है? धर्म चक्र परिवर्तन। तो कहाँ में दिए थे? सारनाथ में। ऑप्शन नंबर ए। भेजा में घुस रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, ऑप्शन पे थोड़ा सा निगाहें दौड़ा लेते हैं। श्रावस्ती की बात करते हैं, तो श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। क्या? सर्वाधिक उपदेश दिए थे। अगर बात करते हैं बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति, सारनाथ में तो अभी देखा, राजगिरी में क्या हुआ था कि प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। तो किसके अध्यक्षता में? तो कहिए कि महाकश्यप की अध्यक्षता में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला गया है सो देखते हैं। आगे क्या बोला गया है? हाँ, कौटिल्य किस स्थान में राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के प्रधानाध्यापक थे? तो अब ऑप्शन देखिएगा, तो ये जो थे कहाँ पे? तो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय में ये अध्यापक के काम करते थे। कौन? ये कौटिल्य, जो चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था? प्रधानमंत्री भी था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये हल्का क्वेश्चन है, इस पे कोई ज्यादा जान नहीं है। आगे देखिएगा, आगे ये बोला गया है कि ऐतिहासिक दक्षिणापथ नामक क्षेत्र का विस्तार है। अब देखिएगा, दक्षिणापथ, ये उत्तरापथ के बारे में भी आपने सुना होगा। ठीक है, तो एक था दक्षिणापथ। उत्तरापथ जो अशोक ने बनवाया था, नहीं, अशोक ने भी बनवाया था उत्तरापथ, जो एक तरह से क्या था कि वो एक तरह से व्यापार करने के एक मार्ग थे, सड़क मार्ग थे, जिससे व्यापार हुआ करता था। ठीक है, अब एक और जो पथ था वो था दक्षिणापथ। तो इसमें दक्षिणापथ में क्या था कि दक्षिण के जितने भी राजा थे इससे जुड़े हुए थे। ठीक है, इसमें चोल, चेर, पांड, संगम, ये सब जो थे ना, ये दक्षिणापथ के अंतर्गत में आए, क्योंकि वो एक रास्ता था।
तो अब बोला गया है कि दक्षिणा पथ जो था किन क्षेत्र में विस्तार था, इसका विस्तार जो पूछा गया, यानी एक पथ का जो विस्तार था ये कौन कौन से क्षेत्र में था, ठीक है, कहां से किसके किसके बीच में था। तो बात करते हैं ये इंडिया की, तो इंडिया की बात करते हैं तो अब विंध्य पर्वत जो जानते हैं कि ये विंध्य पर्वत यहीं पे है, ठीक है, ये कहाँ पे का है, विंध्य पर्वत। और एक नदी निकलती है, कृष्णा नदी निकलती है, तो कृष्णा नदी निकलती है यहाँ से, ठीक है। अब ये इसके जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, इतना बड़ा क्षेत्र, इसे ही क्या बोला जाता है, तो इसे ही बोल, अब कृष्णा नदी ऐसे निकल के ऐसे नहीं चलती, ऐसे निकल के ऐसे ऐसे जाती है, तो इतना बड़ा जो आप क्षेत्र देख रहे हैं इसे ही क्या बोला जाता था, यहाँ पे एक पथ बना हुआ था उसे क्या बोला जाता था, दक्षिणा पथ, ठीक है, दक्षिणा पथ। तो किसके किसके बीच में, तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी और फिर उसके बाद में ये कृष्णा नदी के बीच के क्षेत्र में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, तो मेरे पास में आंसर हो जाएंगे, अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिएगा, विंध्याचल पर्वत श्रेणी या कावेरी, गलत। विंध्याचल पर्वत श्रेणी या नीलगिरी, नहीं, नीलगिरी तो और नीचे है। विंध्याचल पर्वत श्रेणी और कृष्णा नदी, यस, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। और हाँ, अगर इसका पीडीएफ किन्हीं को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा और टारगेट जीएस बाय मान सिंह सर्च कीजिएगा, फिर वहां से ज्वाइन करने के बाद में आप वहां से पीडीएफ ले सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो यहीं तक था और एंशिएंट हिस्ट्री को हमने पूरा खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब जो स्टार्ट होने वाले हैं, अब मेडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होंगे। और वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना चाहते हैं तो दिखा सकते हैं, अगर नहीं तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चल दिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनों का ख्याल जरूर रखिए और अपने जन्म दिवस पर एक पेड़ जरूर लगाइए। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।